हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है वर्तमान में जो कोविड-19 की आपदा हम सब पे आन पड़ी है, उसकी वजह से हम लोग स्कूल में आके निरंतर अध्ययन तो नहीं कर पा रहे हैं, परंतु बोर्ड परीक्षाएं भी नज़दीक आ रही हैं जिनमें हमारे कुछ प्रश्न पत्र बाकी हैं। तो उन्हीं के लिए हम लोगों को इस अध्ययन को जारी रखने के लिए हम लोग स्कूल के द्वारा एक नई पहल की गई है, जिसके तहत हम कुछ सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लासेस लगवाएंगे। जिसमें आज सबसे पहले मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगी, जिसमें हम 12th क्लास की पुस्तक भूगोल, जिसका आज हम पहला अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें है हमारा मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये हमारा चैप्टर 2 नंबर का है, तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। पहले हम बात करते हैं बेसिक कि भूगोल के पहले हम कहें कि मानव भूगोल नहीं, संपूर्ण भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले इसका आंसर क्या आएगा? इरेटोस्थनीज। किसे? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, क्योंकि भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल है और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। हम वर्तमान में मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल के जनक कहा जाता है हमारे किनको? फ्रेडरिक रेडजेल को। अब हम इनके बारे में कुछ इसका अर्थ और परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। मानव भूगोल का क्या अर्थ है? भूगोल में हम किसी चीज़ का भूमि का अध्ययन करते हैं, तो उसी प्रकार मानव भूगोल में हम किस में कर देंगे? मानव इसमें ऐड हो गया, तो मानव और भूमि इन दोनों का हम इनका क्रिया क्षेत्र है, उन दोनों का हम अध्ययन करेंगे किसके अंतर्गत? मानव भूगोल में। अब मानव भूगोल का अर्थ हमें स्पष्ट हो गया, यानी मानव का अध्ययन करेंगे किसके साथ? पृथ्वी के साथ। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल। अब इसी के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, जो इस प्रकार है हमने देख रखी हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मानव भूगोल है, इसका जनक कहा गया किसे? फ्रेडरिक रेडजेल। तो सबसे पहले परिभाषा ही हम किसकी पढ़ेंगे? फ्रेडरिक रेडजेल के बारे में। फ्रेडरिक रेडजेल ने अपनी क्या परिभाषा दी? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी इसने क्या कहा कि मानव भूगोल क्या है? मानव समाज है, हम किसी न किसी समाज में ज़रूर रहते हैं, तो मानव समाजों का और उसके धरातल के बीच का संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। जैसे मान लो हम यही बात करते हैं, ये हमारा एक मानव है ए, और इसका बहुत सारे लोगों का समाज बना हुआ है। ये एक पूरा समाज है। और हमारा धरातल से हम अपना संबंध किससे ले सकते हैं? पृथ्वी से। ये हमारी पृथ्वी है। इन दोनों के बीच का जो संबंध है, इन दोनों को मिला के जो हम पढ़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मानव भूगोल। क्या कहेंगे? मानव भूगोल। ये हमारे पहले जो फ्रेडरिक रेडजेल, जो हमारे भूगोल के जनक थे। अब हम बात करते हैं दूसरी परिभाषा की, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में एक परिभाषा तो ज़रूर आती है। दूसरी परिभाषा हम पढ़ेंगे एलन से सैंपल। अब एलन सैंपल ये वो शख्सियत है, जैसे हमने फ्रेडरिक रेडजेल को पढ़ा, तो फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी और ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी, जबकि फ्रेडरिक रेडजेल कौन थे? जर्मन भूगोलवेत्ता थे। तो ये कौन थे? जर्मन भूगोलवेत्ता। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम भी आपसे पूछा लिया जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी। क्या है? एंथ्रोपोज्योग्राफी। और अब बात करते हैं, हमने एलन से सैंपल की बात कर रही थी, तो ये क्या है? फ्रेडरिक रेडजेल की कौन थी? शिष्या। कौन थी? शिष्या थी। ओके, यानी स्टूडेंट थी। पर ये थी कहाँ की? अमेरिकन। कहाँ की थी? अमेरिकन। ये देखिए, ये अमेरिकन हमारी एलन से सैंपल का हमने नाम लिख दिया, आगे लिख दिया हमने अमेरिकन। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने थोड़ा सा इनसे अलग भाव रखती थी। इन्होंने कहा मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच पारस्परिक संबंधों का, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने ये कहा कि मानव भूगोल क्या है? चंचल मानव की प्रवृत्ति क्या है? चंचल है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान चलता रहता है। अपन बैठे बैठे भी, अभी आप लिखते हुए पढ़ते हुए भी कोई ना कोई अलग गतिविधि भी करते रहे होंगे, उसी तरह। तो वो चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी क्या है? गतिशील है और परिवर्तनशील है। हमने देखा है। आज से हम अगर बात करें कुछ ईसा पूर्व, तो क्या ये धरती ऐसी ही थी? आपके आसपास का धरातल ऐसा ही था? नहीं। इवन अपन बात करें 5 से 10 साल पहले, तो ये भी परिवर्तनशील था। उस समय से अगर परिवर्तनशील है, तो ये क्या है? पृथ्वी क्या? अस्थायी है। इनके बीच क्या है? पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहाँ हमने पढ़ा इनके बीच के संबंधों का अध्ययन है। एलन से सैंपल क्या किया कि इसको और ज़्यादा अच्छे से
विस्तार रूप में इसने इसका वर्णन किया। तो इसने क्या, इन दोनों के बीच में जो भी संबंध बनते हैं, यानी जो भी परिवर्तन आते रहते हैं, उन सब का अध्ययन इसने उन्होंने क्या कहा, मानव भूगोल है। अब चलो हम एक बात करते हैं यहाँ पे कि मानव भूगोल के बारे में इन्होंने बताया, चंचल क्या है, पृथ्वी है, चंचल मानव है और अस्थायी पृथ्वी है, और इनके बीच का संबंध क्या है, परिवर्तनशील, यानी बदलता रहता है। सही बात है। अब ये देख लीजिए, इन्होंने इनका क्या किया, विस्तार से वर्णन किया है। तो जब इन दोनों ने इनका विस्तार से वर्णन किया, एक चीज़ हमने देखी कि जो शिष्या थी उसने ज़्यादा अच्छे से हमको समझाया, जबकि सर ने अपने छोटे से शब्दों में समझा दिया। अब हम बात करते हैं तीसरे हमारे भूगोलवेता जो है हमारे डिकेनेव पिट्स। इनकी परिभाषा बहुत ही विस्तृत और बहुत ही संक्षिप्त है, शब्दों में संक्षिप्त और अर्थों में विस्तृत, ये है इनकी। पिट्स एंड डिकन ने ये कहा कि मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। इन्होंने इतना ही कहा कि आप मानव हैं, अब मानव और आपके द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य, जैसे आप सुबह उठने के बाद जो कार्य करते हैं, वो सारे के सारे किस में अध्ययन करेंगे हम लोग, मानव भूगोल में। हम कहेंगे ऐसे कैसे किसका अध्ययन करेंगे, जैसे आप हैं, आपके घर परिवार में आपके मम्मी पापा हैं, तो पापा हमेशा सुबह सुबह कोई ना कोई काम करते होंगे, तो जो काम कर रहे हैं तो वो कौन से क्रियाकलाप है, आर्थिक क्रियाकलाप। मानव भूगोल का ये एक पक्ष है, आर्थिक क्रियाकलाप। फिर हम बात करेंगे उनके अलग अलग व्यवहार की, उनके जो भी व्यवहार है, उनकी जो प्रकृति है, उन सब का अध्ययन, मानव की संपूर्ण जानकारी भूगोल के साथ, धरातल के साथ, प्राकृतिक संसाधनों के साथ, इन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। हमने पहले पढ़ा परिभाषाओं के अंतर्गत, अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति जानने से पहले हम प्रकृति वर्ड का मतलब समझते हैं। प्रकृति होती क्या है, मनुष्य की भी अपनी प्रकृति होती है, हर एक विषय की अपनी प्रकृति होती है। हमने भूगोल से पहले हमने क्या, वनस्पति शास्त्र को जाना होगा, कभी नाम सुना है। वनस्पति शास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं, उसकी प्रकृति क्या है या उसका केंद्र बिंदु क्या है, वनस्पति है। इतिहास का प्रमुख या केंद्र बिंदु क्या है, इतिहास, यानी उसकी पुरानी काल की घटनाएं, वो उसका केंद्र बिंदु है। तो भूगोल में उसका केंद्र बिंदु क्या होगा, क्या होगा भूगोल का केंद्र बिंदु, स्थान। अब प्रकृति जानना है किसी की, अब आपका नेचर जानना है मुझे, तो मैं क्या पूछूंगी, आप क्यों हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, आप कैसे हैं हमें पता चलेगा। हम आपसे पूछेंगे आपके गुण कैसे हैं, तो आप बताओगे ये हमारे गुण हैं। आप में कमियां क्या हैं, ये आपकी कमियां हैं, तो हमें आपके व्यवहार का पता चला। उसी तरह हम भूगोल से पूछेंगे कि आपका क्या है, गुण क्या है, तो वो बोलेगा कि हमारा गुण मानव के साथ अपना अध्ययन है, अपने धरातल के साथ अपना अध्ययन है, ये सारा कुछ है। हमने कहा ठीक है। अभी उसकी प्रकृति किससे जुड़ी हुई है, स्थान से। जहाँ स्थान होगा उसी से भूगोल की कल्पना की जा सकती है, उसके बिना भूगोल की कल्पना नहीं की जा सकती। अन्यथा मानव का अध्ययन तो एंथ्रोपोलॉजी में भी करते हैं, मानव विज्ञान में भी करते हैं, परंतु जब हम उसका स्थान के साथ करते हैं तब वो मानव भूगोल बनता है। तो इसलिए मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, मानव का स्थान के साथ संबंध या उसके साथ किए गए क्रिया। अब हम बात करते हैं उसके अध्ययन क्षेत्रों की, यानी हम भूगोल के अंतर्गत हम कहाँ तक कितना विस्तृत पढ़ेंगे मानव भूगोल को। आप जैसे कहोगे आप सुबह से लेकर शाम तक हजारों काम करते हो, तो उन सब का अध्ययन किया जाता है, हाँ किया तो जाता है, परंतु उनको भी अलग अलग क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, उनको वर्गीकृत किया जाता है। तो हम पहले बात करते हैं मानव भूगोल की क्या है, उपागम कह दो या फिर इनके अध्ययन क्षेत्र कह दो। हम इनके अध्ययन में सबसे पहला कारक इनका क्या है, जनसंख्या। क्या होगा, जनसंख्या। तो जनसंख्या मानव भूगोल का कारक कैसे हुआ, मानव है, मानवों का समूह ही तो क्या है, जनसंख्या, जन की संख्या, तो जनसंख्या। अब हम बात करते हैं मानव का संबंध करेंगे, मानव भूगोल का अगर अध्ययन करेंगे तो जनसंख्या का अध्ययन तो हमें करना ही पड़ेगा, उसका अध्ययन क्षेत्र में आएगी। दूसरा हम बात करेंगे प्रकृति के प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति के प्राकृतिक संसाधन, हम जल का उपयोग करते हैं, पानी क्या है, एक तरह का प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, उन सभी उपयोग में आने वाली वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त है वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन। अब प्रकृति द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिल रहे हैं उनका अध्ययन हम मानव भूगोल में करेंगे, ठीक है सर। अगली बात करें हम तो अगर आएगा हमारा सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन हम किस तरह से करेंगे, सांस्कृतिक वातावरण कहते किसे हैं, सांस्कृतिक वातावरण इसे कहते हैं मानव का अपने धरातल के साथ जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं उन्हें सांस्कृतिक वातावरण में माना जाता है। अब कैसे, वो इस तरह कि जैसे आप बैठे होंगे चेयर पे, कुर्सी पे, चारपाई पे, किसी पे भी, प्राकृतिक संसाधन के रूप में वो लकड़ी थी,
परंतु मानव ने अपने क्रिया द्वारा, अपने बुद्धि द्वारा उसको क्या चारपाई, कुर्सी, इन सब में बदल दिया होगा। हमने कोई पढ़ी हुई, जैसे हम कह देते हैं ये ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं, तो ये पहले क्या था, या फिर दीवार की बात करें तो ये किससे निर्मित है, ईंट से। ईंट किससे बनी, रेत से। रेत एक प्राकृतिक संसाधन है, परंतु ईंट और उसके बाद उनके बनी दीवार और उस पर किया गया ये ब्लैक बोर्ड, ये सारे के सारे सांस्कृतिक वातावरण में आते हैं। अब बात करेंगे उसके आगे हमारे कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम में हम लोग ये है कि मानव भूगोल किस तरह से विकसित हुई, एक कालक्रम के अनुसार उसका विवरण। फिर नियोजन एवं प्रादेशिक संगठन। नियोजन और प्रादेशिक यानी हम बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कहते हैं ना हर चीज़ को नियोजित ढंग से करो, यानी उनको एक समूह द्वारा एक व्यवस्थित ढंग से किया जाए, तो उसी से हम लोग इसका लेंगे कि नियोजन और प्रादेशिक संगठन। एक प्रदेश द्वारा बनाए गए संगठनों का हम लोग योजनाबद्ध तरीके से जिसमें अध्ययन करते हैं वो मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। अब अन्य प्रदेशों के साथ संबंध, अन्य प्रदेशों के साथ संबंध कहने का तात्पर्य है कि जो ये मानव भूगोल है ये किसी एक स्थान से हम नहीं कर सकते। जैसे हम बात करें, आप जिस भी गांव में रह रहे हो, जिस भी शहर में रह रहे हो, मान लो ये आपका शहर है, ए शहर है, और एक यहाँ पे मान लो दूसरा शहर है, ये ए शहर है और ये बी शहर है, ठीक है। अब ये में रहने वाले सारे लोग ये सारे कार्यक्रम तो कर रहे हैं, परंतु अन्य प्रदेशों के साथ उसका संबंध नहीं है, यानी वो बी शहर को जानता ही नहीं है कि बी शहर है क्या। और जब वो जानता ही नहीं है तो इसमें जो होने वाली गतिविधियां वो इसको अपना नहीं सकता, यानी अपना विकास नहीं कर सकता। जब मानव को अपना विकास करना है तो उसको अन्य प्रदेशों के साथ संबंध करना पड़ेगा, यानी उसको दूसरों के पास जाना पड़ेगा, जानकारी करनी पड़ेगी। वो व्यापारिक रूप से हो सकता है, सांस्कृतिक रूप से हो सकता है, धार्मिक रूप से हो सकता है। जैसे आर्थिक रूप से कैसे कि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान रोजगार के लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम करें सांस्कृतिक रूप से कैसे, या धार्मिक रूप से कैसे। धार्मिक रूप से इस तरह हम किसी न किसी धर्म या जाति को जरूर मानते होंगे। अब जिस धर्म को मानते हैं हम उसके अपने भगवान इष्ट देवों को पूजा भी करते होंगे, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान उनके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी है, चर्च, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। और जहाँ हम जाएंगे तो वो दूसरे स्थान के साथ जाना तो पड़ा, और जहाँ गए तो उनके साथ अपने अपने आप संबंध स्थापित हो गए। संबंध स्थापित होने का अर्थ है हम उनको जानने लगे, उनकी चीज़ों को अपने साथ ग्रहण करने लगे। तो अभी हमने कहा कि अन्य प्रदेशों के साथ संबंध, ये देख लो आप। अभी हम अपने अगर इतिहास की बात करें, अपनी हड़प्पाकालीन सभ्यता की बात करें, तो उनमें भी क्या था, अन्य प्रदेशों के साथ संबंध था, जिसके प्रमाण हमें कुछ उनके साक्ष्यों द्वारा, पुरातात्विक तत्वों द्वारा हमें पता चलते हैं। उसके अलावा मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को हंटिंगटन, जो एक भूगोलवेता थे, उन्होंने भी अपना दो तरीके से इन्होंने बताया। पहला है भौतिक दशाएं और दूसरा है मानवीय अनुक्रियाएं। भौतिक दशाएं उनका कहने का अर्थ है कि मानव भूगोल का अध्ययन हम किस तरह से कर सकते हैं, भौतिक दशाओं के द्वारा, यानी मानव के धरातल के ऊपर, हमारा धरातल हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर पाई जाने वाली सारी की सारी भौतिक दशाएं, यानी हमारी क्या कह सकते हैं, जलवायु, ठीक है, तापमान, वर्षा, ये सारे के सारे ऐसे तत्व जो मानव को और धरातल को दोनों को प्रभावित करते हैं। ये पृथ्वी है और ये अपना मानव है, इसके ऊपर बैठा। अब इन दोनों का ऊपर जिन जिन प्राकृतिक दशाओं का प्रभाव पड़ रहा है वो कौन कौन हो सकती है, वर्षा हो सकती है, जलवायु हो सकती है, तापमान हो सकता है और अपना जल भी हो सकता है, यूँ कहें तो मिट्टी भी हो सकती है। अगली बात है अपनी मानवीय अनुक्रियाएं। मानवीय अनुक्रियाएं कहने का मतलब है ये मानव है, देखा हमने, ये धरातल पे रह रहा है, मान लो वर्षा हो। अब मानव क्या करेगा, क्या इसमें भीगता ही रहेगा? नहीं भीगते रहते। हम क्या करते हैं, इस वर्षा के अंदर हम लोग अपना बचाव करते हैं। घर पे हैं तो घर के अंदर चले जाते हैं, और अगर बाहर हैं तो हम छाते से या खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। यानी मानव ने इन प्राकृतिक दशाओं के साथ जो जो क्रियाएं की वो क्या है, मानवीय अनुक्रियाएं हैं। जल है, उसी के साथ तापमान, मानव तापमान को सह नहीं सकता। अनुकूलन हमने पढ़ा होगा। अनुकूलन क्या है, जैसे बाहर अभी गर्मी का मौसम आने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, घर के अंदर एसी, कूलर, इन सब की व्यवस्था करेंगे। पानी भी ठंडा नहीं होगा, हम फ्रीज की व्यवस्था करेंगे कि नहीं, उनका उपयोग करेंगे कि नहीं, वही है। तो मानव अनुकूलन द्वारा प्राकृतिक दशाओं को क्या कर देता है, बदल देता है। यानी उसकी जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा प्राकृतिक दशाओं को अपने अनुसार ढालना, उनका मानवीय अनुक्रियाएं, ये सब इनका कहलाता है। हम इसके बाद अब थोड़ी सी बात है जो हम यूं ही कर लेते हैं, या फिर एक छोटा सा पार्ट है वो बताती हूँ आपको। ये आपने देख लिया
अब हम बात करते हैं इसमें कि मानव का एवं आधुनिक काल की बात करें यहाँ पे, किसकी? आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में एक हमारे भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं ये, किसकी? 21वीं शताब्दी। अब 21 शताब्दी में इन्होंने एक संकल्पना दी थी, रुको और जाओ। रुको और जाओ। ये संकल्पना बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। रुको और जाओ आधुनिक काल में, कि आधुनिक काल यानी अभी 21वीं शताब्दी हम अब यहीं पे पढ़ रहे हैं ना, वही। ये ग्रिफिथ टेलर एक हमारे भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने हमें कहा, एक संकल्पना दी, उसको नाम देते हैं नवनियतिवाद। ठीक है, ये हमने 11वीं क्लास में खूब अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि उस वक्त हमने विचारधाराएं पढ़ी थी। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं उनकी दी हुई एक संकल्पना जिसका हमारे नाम अपने पुस्तक में आ रखा है, रुको और जाओ की संकल्पना। रुको और जाओ की संकल्पना कहने का अर्थ है, हमने एक सिग्नल वाला देखा होगा, पोल, ट्रैफिक सिग्नल वाला, जिसमें 3 बत्तियां बनी होती है कि नहीं? हाँ, ये वाला, जिसमें ये मान लो लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती। ये हमें क्या प्रदर्शित करता है? ये हमें प्रदर्शित करता है, जब लाल बत्ती होती है तो क्या होती है? सिग्नल पे सारी गाड़ियाँ रुक जाती है। तो जब सारी गाड़ियाँ रुक जाती है और उसके बाद येलो होने पे आप चलने के लिए तैयार हैं और हरी पे आप जा सकते हैं। ये 3 बात बताती है। यही संकल्पना हमें पृथ्वी के बारे में दी थी ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने ये कहा कि प्रकृति है, हमने सोचा, हमने देखा, बार बार देख रहे हैं हम प्रकृति। मान लो ये हमारी प्रकृति है, ये मानव है। मानव क्या कर रहा है इस प्रकृति में? पहले मानव आदिवासी था, जंगल में जाता था, रोज़ लकड़ी काटता और एक दिन क्या किया, वो मार्केट में बेच के आता। पहले खुद के उपयोग करता, फिर धीरे धीरे बाजार की संकल्पना आई। बाजार की संकल्पना के बाद वो क्या करता, उसको मार्केट में जाने पे अच्छे पैसे मिलने लगे। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा चलो आज क्या करते हैं, पूरा का पूरा वन ही काट लाते हैं। ठीक है, तो अगर वो एक साथ पूरा का पूरा वन काट लाएगा तो वन खत्म, वन समाप्त होने पे तापमान बढ़ेगा, जलवायु दशाओं में परिवर्तन होगा, जिसके द्वारा प्रकृति हमें क्या करेगी, दंड देगी। ये उन्होंने पहले संकल्पना थी। लोग पहले क्या थे, प्रकृति को देवता मानते थे। हम अभी भी कहते हैं ना, सूर्य देव, अग्निदेव, वायुदेव, जल देवता, ये सारे के सारे देवता, यानी ये सारे देवता होते थे। परंतु मानव अपने लालच की वजह से इन सब का अत्यधिक दोहन करने लगा। जब अत्यधिक दोहन करने लगा तब हमारे भूगोल के ग्रिफिथ टेलर ने ये कहा कि मानव को क्या है, प्रकृति के संकेतों को समझना चाहिए। जब प्रकृति हमें कह रही है कि रुक जाओ, यानी प्राकृतिक आपदाओं द्वारा, तो हमें अपने क्या है, अपने लालच को कम करना चाहिए और इन जो हम संसाधनों का विदोन कर रहे हैं उनकी जगह पर नए संसाधन किस तरह से निर्मित हो सकते हैं या उनके विकल्प क्या क्या हैं, उनको हमें ढूंढना चाहिए। फिर जाओ, यानी रुको, कुछ देर तक सोचो, उनके जगह पे दूसरे चीज़ें लगाओ, उसके बाद आप संसाधनों का विदोन करो। जैसे लाल, पीली और हरी बत्तियां दर्शाती हैं, उसी तरह रुको और जाओ की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने देके हमें प्रकृति और मानव के संबंधों का बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा हमारे चैप्टर में कुछ खास बात है नहीं। अब आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पहली है, आपके बोर्ड एग्जाम में एक आती है हमारी परिभाषाएं लिखनी। परिभाषा यूँ तो सब लिखते हैं, पर नंबर 2 में से 2 किन को दिया जाता है, उनको दिया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले अपने बोर्ड पे बता रखी थी, परिभाषाएं कैसे लिखी थी, पेज के बीच में लिखिए, अपने जो भी भूगोलवेत्ता है उनका नाम इस तरह से लिखिए ताकि क्या है, एक उसको दिखने में प्रभावशाली दिखे, उसके साथ उसके पुस्तक का नाम या फिर वो कहाँ से, कौन से भूगोलवेत्ता है, जैसे अमेरिकन है, जर्मन है, कौन है, वो लिखिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। इससे आज तक ऐसा कोई सवाल उठा नहीं है, लेकिन उसकी प्रकृति का उठेगा तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है प्रकृति। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र, मानव भूगोल के अध्ययन 6 क्षेत्रों में बांटा गया। हो सकता है इसके बारे में आपको बड़ा क्वेश्चन दे दें, तो आपको पहले ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद इसको वर्णन करना है, संक्षिप्त वर्णन करना, क्योंकि वर्ड लिमिट का ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर हंटिंगटन के बारे में पूछा गया है, इन दोनों के बारे में भी आप बता देंगे। उसके बाद एक आपकी छोटी सी संकल्पना आती है, नवनियतिवाद भी इसको कहा जाता है, ये संकल्पना आप उनमें बता दीजिएगा। इसके अलावा आपके इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आप ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बुरा लगा तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। और आपको इसके आगे कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए
वो भी मुझे बताएं।